नमस्कार, मैं हूं अमित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के साथ जन मुद्दों की। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है अल्मोड़ा के पूर्व विधायक कैलाश शर्मा जी। सर, आपका आईपा की इस मुहिम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। आईपा के चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, जिसकी आज हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को बहुत आवश्यकता है, उस मुहिम को आपने प्रारंभ किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपकी इस मुहिम के साथ स्वयं को जोड़ते हुए मैं भी प्रयास करूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर आप लोग ये मुहिम बना रहे, तो उस मुहिम से हम जुड़ के हम भी समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ, बहुत एक महामारी से पुनः हम लोग, हमारे देशवासी, प्रदेशवासी गुजर रहे हैं। कोविड की जो लहर आई है, इससे भी हम सबको बचाव करना है। और मैं सबसे, आपके चैनल से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ये मास्क, इसको बहुत अनिवार्य रूप से पहनना है, इसकी अनिवार्यता को समझना है। सैनिटाइज हमको बार बार अपने को, अपने हाथों को करना है, उस स्थान को करना है जहाँ हम लोग, अधिकतर लोग रहते हैं। कोविड की गाइडलाइन का हम लोग, सब लोग बहुत हृदय से और जिम्मेवारी से पालन करते हुए हम अपना व्यवहार करें। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बीजेपी के जो ये 5 साल के कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम अब तक हुए? ऐतिहासिक कार्यकाल है और अभूतपूर्व कार्य हुए। मैं काम गिनाऊं तो शायद मुझे लगता है कि पता नहीं कितने घंटों मुझे सब गिनाते मैं रह जाऊंगा। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा जो अंतिम इकाई है आज पन्ने का प्रमुख, उसके साथ पन्ने की टोली, उस इकाई ने जिस प्रकार से काम किया है, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का, कामों को और पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझती है कि इन 5 वर्षों में कैसे कैसे अभूतपूर्व कार्य हुए। सर, जो ये 5 वर्षों की कार्यकाल की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार अभूतपूर्व कार्य सरकार ने किए हैं, तो कहीं न कहीं लोगों में बीजेपी को लेकर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी है। जैसे अभी मुद्दा आया था जिला विकास प्राधिकरण को लेके, लोगों में है नाराज़गी देखी जा रही है। और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज है कि हर साल जो भी सरकार जिसकी भी आई, या सरकार ने कहा कि हम इस साल इसे चालू कर देंगे। आज तक भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी, इसको लेकर क्या? देखिए अमित जी, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और मानव एक ऐसा है, प्राणी है, जिसकी आवश्यकताओं की कभी समाप्ति नहीं होती, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जितनी बातें भी आपने कही, मैं बहुत गर्व के साथ और बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब मैं विधायक था 2002 से 7 तक, मैंने ही इसकी मांग करी थी और तभी स्वीकृत हो गया। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ, जितनी निष्ठा के साथ, जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज के लिए काम किया है, ना कभी किसी ने किया है, ना कभी कोई कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसको प्रारंभ करने में कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हैं, देर हो रही है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत जल्दी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अपने स्वरूप पर, पूरे स्वरूप पर आएगा और काम करना शुरू करेगा। तो क्या माना जाए कि अगर विधानसभा आप पहुंचते हैं तो इसी कार्यकाल के पहले ही साल में क्या मेडिकल कॉलेज को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको राजनीति से हट के ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं, क्योंकि मैं भी जनता का ही एक बीच का उनका भाई हूँ, मैं उस नाते और बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ व्यवहारिक चीजें, अड़चने आती हैं, आप जानते हैं, उन अड़चनों के कारण कहीं कोई दिक्कत हो रही, ना पैसे की कहीं कमी है, ना मन की कहीं कोई कमी है, ना नियत में किसी प्रकार का खोट है। हाँ, वो शुरू नहीं हो पाया, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमने का प्रयास तो किया, अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। सर, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार सरकार ने ये कहा है कि हमने जो है पहाड़ों में डॉक्टर भेजे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पहाड़ के जो हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ एक रेफर सेंटर की तरह बने हुए हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, 652 केवल चिकित्सक थे जब हमारी सरकार बनी। हमने 2365 चिकित्सकों की नियुक्ति कर रखी है। देखिए, अब ऐसा ना, बहुत बड़ी विषम भौगोलिक संरचना इस प्रांत की है। चिकित्सक हमने तो, आप सब लोग जानते हैं, 12,000 15,000 में चिकित्सक बना दिया था माननीय भूपेंद्र चंद्र खंडूरी जी ने तो अपने कार्यकाल में। लेकिन हमारे यहाँ रहने वाला हमारा भाई, हमारी बहन इतनी सस्ती और सुलभ शिक्षा प्राप्त करके वो स्वयं अपना योगदान देना नहीं चाह रहे। जिस राज्य को बनाने में इस राज्य के समस्त भाई बहनों ने अपना योगदान दिया, कर्मचारियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, जो भी थे सबने। इस राज्य को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? हम सब मिलकर तो बनाएंगे ना।
अब जब वही हमारे ही लोग यहाँ योगदान देने को तैयार नहीं, तो कठिनाई आ रही है। और अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता, मैंने कहा ना। लेकिन हमने 2365 चिकित्सकों को लगभग अभी यहाँ नियुक्ति दे रखी है हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से काम करा है, उनकी नीयत में कहीं खोट नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में समय लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी ही इस व्यवस्था को बना सकती है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, मेरा अपना एक स्वभाव है, मैं केवल अपनी बात कहता हूँ। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं। लेकिन हम बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। हमने किया है, करेंगे, इस बात का आपके चैनल से सबको विश्वास दिलाता हूं। सर लगातार जो है डॉक्टर भी मिलने के बावजूद भी आज भी अगर हकीकत देखें, पहाड़ों की स्थिति को देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र दूर दूर के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आज भी डॉक्टर नहीं है, और लोग चाहे गर्भवती महिलाएं हैं उनको रास्ते में दम तोड़ना पड़ रहा है, सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए आपके लिए क्या प्रयास रहेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इस बात को मानो, आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अभी शहर में भी, जबकि इतने चिकित्सकों की यहाँ नियुक्ति होने के बावजूद भी, हम शहर में भी मूल जितनी आवश्यकताएं हैं उतना पूरा नहीं कर पाए। मैं बिल्कुल खुले मन से इस बात को कह रहा हूँ। चुनाव का टाइम है, मैं तब भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी नीयत में खोट नहीं है। और ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में कितनी दिक्कतें होती, मैं उसको हृदय से स्वीकारता हूँ। मैं आपसे, मैंने कह दिया ना, मैं वचन देता हूँ इस बात का ईमानदारी के साथ। मैं जितनी जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं अपने विधानसभा क्षेत्र को मिलेंगी, मैं दिन रात उसके लिए काम। सर एक जो है लोगों के बीच में चर्चा बनी है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास किया था एम्स को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि सारी सुविधाएं क्या मैदानी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए? क्या हमारे पहाड़ों में क्या एम्स नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही बात है भाई। हर व्यक्ति को अपने अपने लिए अपने बात करने का अधिकार है, हम भी मानते हैं। देखिए, आज जब हमारा राज्य बन गया, अब उस राज्य में हमको ना गढ़वाल कहना चाहिए, ना कुमाऊं कहना चाहिए, ना मैदानी कहना चाहिए, ना पर्वतीय कहना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस बात का। सैटेलाइट सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। स्थान की उपलब्धता हो, कैसे आसानी से सारी व्यवस्था हो, वहाँ किस प्रकार, जो सैटेलाइट सेंटर है कोई आसानी से तो चलेगा नहीं हो, उसके पीछे कहीं मन खराब नहीं है। पहाड़ की कहीं अनदेखी हो, ऐसा नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज यहाँ बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हर जगह सब व्यवस्थित होती। पहले तो बेस हॉस्पिटल होते थे, बेस हॉस्पिटल भी हमारे टाइम के बने हुए, चाहे श्रीनगर का था, चाहे अल्मोड़ा का था। हमारे शोभन सिंह जी जब पर्वत विकास मंत्री थे तब बनाया था। आज हम ईमानदार, मैं कह रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी से कितने खुश होंगे, कितने नाराज होंगे, एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से विकास करती है, नियोजित तरीके से विकास करती है, और परस्पर सब लोगों का विश्वास हासिल करके संतुलित विकास करती है। हमने पिथौरागढ़ को भी देखा, हमने अल्मोड़ा को भी देखा, हम नैनीताल भी देख रहे हैं, हम उधम सिंह नगर भी देख रहे हैं, हरिद्वार भी देख रहे हैं। हर जगह बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे मनसा खराब नहीं है। अरे व्यवस्थित, एक देखो ये, अब मुझे ना कभी कभी लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने आप में ये उत्तराखंड राज्य है। मेडिकल जो हमारा एम्स होते हैं ना, आप भी लोग तो सब कुछ जानते हो, एम्स से दो मिलते नहीं है बहुत आसानी से। हम तो गौरवशाली है कि हमारे प्रदेश को एक एम्स मिल गया और एक उसका सैटेलाइट सेंटर मिल गया। तो आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यार भैया कभी इसके बारे में धन्यवाद भी कह दो। आप कमी क्यों निकालते हो? जो करा है पहले उसको तो कह दो ना कि हाँ ये अच्छा हुआ है। अब जो एक वो नहीं है, मैदान में कर दिया, अरे यार ये कोई बात है क्या? नहीं नहीं सर, हम तो धन्यवाद तो हम अदा कर रहे हैं नहीं, कि मैं हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में जो है कि यहाँ पर एम्स बन रहा है, लेकिन जनताओं की भी अपनी मांग है, उनका भी उनका कुछ कहना है कि इन चीज़ों को जो है कि पहाड़ की तरफ पूरी सरकार का ध्यान देना चाहिए, ऐसी सुविधा बिल्कुल, मैंने कहा जनता जनार्दन सर्वोपरि है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, मांग रखने का अधिकार है। मैं आपको इसका दोषी नहीं ठहराना, जो लोग कह रहे हैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी अच्छाई भी व्यक्त कर दो, कोई बात नहीं। और हमको और व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम और अपने पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या और कर सकते हैं, हम उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आप लोग भी, आपके चैनल से अन्य लोग भी सारा सुझाव दें कि हम पर्वतीय क्षेत्र में और क्या अच्छा एक ऐसा संस्थान खोल सकते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, तो उसके लिए प्रयास करा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अगर यहाँ की जनता के आशीर्वाद से विधायक बन गया, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर। मैं हम सबके पूजनीय नेता, हमारे आदर्श प्रधानमंत्री जी के पास स्वयं जाके मैं वो सब कुछ कराने की हिम्मत मैं रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी हर बात को सुना भी जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये हम कर सकते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देशन हमेशा मैं शिरोधार्य रखूंगा, मैं उसका सम्मान करूँगा। सर एक जो लगातार बात आती है, पहाड़ों में अल्मोड़ा से भी सबसे ज़्यादा अभी तक पलायन यहाँ पर से हो गया है। पलायन को रोकने के लिए आपका क्या मॉडल है? देखिए, ऐसा है अमित जी, पलायन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो व्यक्ति अपना और अधिक अच्छा करने के लिए पलायन करता है, ठीक है।
वो चाहता है आज व्यक्ति यहाँ है तो वो चाहता है कि भैया मैं और अपना बेहतर करूँ अपने परिवार का, तो पलायन करके हल्द्वानी चले जाता है, दिल्ली चले जाता है, देहरादून चले जाता है, बाहर चले जाता है। ठीक है। एक पलायन ऐसा है जो पलायन व्यक्ति अपने परिवार के जीवन के भरण पोषण के लिए करता है। ठीक है। और वो पलायन वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। उस पलायन को रोकने के लिए मैंने पहले भी अपने मित्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहा है, मैं बेरोजगारी के दृष्टिगत रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के उपचार के लिए मैं अपनी इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को मजबूर नहीं होने दूंगा, पलायन नहीं करके दूंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब मैं अभी खाली वोट मांगने के लिए कह दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा प्रयास ही ये रहेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि पलायन कैसे रुके। लेकिन वो पलायन, जो पलायन मजबूरी में यहाँ से बाहर जा रहा है, जो बेचारा व्यथित होकर जा रहा है, उस पलायन को रोकना मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता। सर देखिए, अगर जैसे ही बात हमारी हवा ही रही थी, तो लोगों को सबसे पहले हमारे पहाड़ों में क्या है, रोजगार की कमी है, तो जिसके उससे लोग ज़्यादातर ऐसे यहाँ से प्लान कर रहा है। तो रोजगार को स्थापित करने, यहाँ के नव युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आपके इसमें क्या मॉडल तैयार है कि जिससे यहाँ पर से लोगों को रोजगार मिल सके? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है ना। अब मैं एकदम आपको, मैंने पहले भी कहा, मैं एक कोई ऐसा मॉडल आपको बता दूं कि मैंने वोट लेने के लिए कि मैं ये मॉडल दूंगा। देखिए, और ये पलायन और पलायन का जो कारण है बेरोजगारी, रोजगार, वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। हमारे देखो, आज हमारे पास यहाँ रोजगार पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, और जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके मन में लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। हम कैसे व्यावसायिक शिक्षा का संचालन यहाँ पर करें, हम कैसे रोजगार परक कार्यक्रम करें, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए जो उनके लघु उद्योग हैं उनको कैसे कर सकते हैं। अब बहुत बड़ा उद्योग लाकर मैं यहाँ तुरंत स्थापित कर दूंगा, ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन छोटे छोटे ऐसे ऐसे उद्योग, ऐसे ऐसे उनके लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने, कदम बढ़ाने के लिए उनके लिए कोई कार्यक्रम होंगे, मैं शुरू के दिन से ही इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं अभी बहुत प्रयास करता हूँ, प्रयास करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं ये जो पलायन हमारा यहाँ से भाई बहन बाहर जा रहे हैं, मैं उनका जाना बंद करूँगा। सर एक जो पहले से देखते थे, पहाड़ों में एक बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी, कृषि बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज धीरे धीरे वो कृषि भी जंगली जानवर और बंदरों के आतंक से कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए किस तरह का कृषि को बढ़ावा मिलना चाहिए? उसके पीछे भी पलायन ही है। देखो, आप भी गाँव में रहते हो, मैं भी गाँव में रहता हूँ। मैं जब अपने गाँव में रहता था तो हमारे गाँव में इतनी खेती होती थी, इतना अनाज होता था कि हम 3-3 साल पुराना अनाज खाते थे। 2-2, 3-3 बोरे दाल की होती। एक परिवार में 6-6, 7-7 सदस्य होते थे, 8-8, 10-10 सदस्य होते थे। आज आप गाँव में जाओ ना, परिवार में एक औरत आदमी होंगे, एक आदमी बच्चा होगा, लोग सारे चले गए। पहले तो परिवार ही बहुत सीमित हो गए। अब खेती हम कर नहीं रहे। एक प्रकृति की, हम तो वर्षा आधारित कृषि करते हैं यहाँ, कोई ऐसा बाकी तो कृषि का, सिंचाई का हमारे पास साधन नहीं। जहाँ है वहाँ आज भी देख लो, आप चौकुटिया देख लो, सोमेश्वर देख लो, देखो कहीं भी गरुड़ देख लो, हम वर्षा आधारित कृषि करते हैं। एक तो कुछ प्रकृति ने भी एक ऐसा करा, 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में सारा मौसम बदल, आपने समझ लिया, लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया। अब जब खेती करना बंद कर दिया तो पूरे गाँव में आप जाइए तो अधिकांश गाँव में सारे जंगल बन गए, झाड़ियाँ हो गई, कोई काटता नहीं है, पेड़ इतने इतने खतरनाक पेड़ पैदा हो गए। अब वहाँ जानवर जा रहे हैं सारे, फिर कहते हैं कि सुअर आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं। पहले भी तो लोग रहते थे, पहले लोगों ने ऐसा कोई पेड़ नहीं होता था खेत में, कोई झाड़ी नहीं होती थी, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था, लोग बहुत उत्सुकता के साथ कृषि करते थे, पूरा बड़ा परिवार होता था। अब आज मैंने पहले कहा जैसे कि इसके पीछे भी पलायन ही है। और वास्तव में मैंने जो आपको कहा कि मैं कुछ ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रम को संचालित कराने के लिए कहूँगा, व्यावसायिक शिक्षा को संचालित करने के लिए कहूँगा, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम क्या और साधन दे सकते हैं, उसके लिए काम करूँगा। सर पार्टी ने आपको इस बार मौका दिया है और पुराने कैंडिडेट को हटा के आपको मौका दिया, तो किस तरह से देखते हो? मैं तो पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, अपने पन्ना प्रमुख टोली से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और पुराने क्या, हमारे जो अभी विधायक जी हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी, मैं कितनी प्रशंसा करूँ। बहुत अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए हैं, हर जगह सड़कों को ले जाने का, पेयजल का, चिकित्सालयों का, स्कूलों का, जो भी हो सकता था हर काम उन्होंने किया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हो सकता है किसी वजह से पार्टी कितने भी बहुत सारी चीज़ों को करती है, उनका उपयोग हो सकता है कहीं और भी अच्छी स्थान पर पार्टी करना चाह रही हो। तो मुझे पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में भेजा है, हम सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा, और आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम करूंगा। उनके द्वारा कराए हुए जो काम है उनको जनता के बीच जाके भुनाऊंगा और उनको अपने साथ ले जाऊंगा, उन कामों को
और तेजी से आगे कैसे हो सकता है उसको लेकर काम करूँ। सर, आपको टिकट मिलने के बाद से ही कुछ कार्यकर्ताओं में ही ये जो है नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो किस तरह से उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा? वो मुझे लग तो नहीं रहा कहीं नाराजगी है, क्योंकि आदरणीय चौहान जी, मैं उनके पास बैठा भी था, बात भी की थी हमने, सब वो खुश हैं, उनका कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बाकी मेरे भाई मित्र लोग हैं, हम तो कॉलेज के टाइम से साथ साथ हैं। ललित लटवाल है, कुंदन लटवाल है, गोविंद बिलखवाल है, बिपिन भट्ट है, हम सब लोगों ने तो साथ साथ काम किया है। कोई मेरे से छोटे हैं, कोई एक आध साल बड़े हो सकते हैं, कहीं किसी में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी की चुनौती को किस तरह से देखते हैं? वो ठीक है, विपक्ष से उनका भी सम्मान है, उनका भी अब चुनौतियां हैं, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम। मैंने कहा ना, मैं दूसरे के बारे में नहीं कहता, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं इतना अवश्य कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो 155 इस विधानसभा क्षेत्र में बूथ हैं, 29 शक्ति केंद्र है, हमारे हर मतदान केंद्र में हमारी बूथ कमेटी गठित है, हमारी पन्ने की टोली गठित है, हमारा पन्ना प्रमुख बना है, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक बने, हमने 4 से लेकर 6 मतदान केंद्रों का एक शक्ति केंद्र बनाया है। सारा संगठन गठित है, सारी इकाई काम कर रही है। उन सब के दम पर, जनता के आशीर्वाद पर, सरकार के कामों के आधार दम पर हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। सर, ये एक तीसरी पार्टी के तौर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है, जो फ्री की राजनीति करना चाहती है और फ्री की हर चीज़ जो कह रही है, हम शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, तो इसको किस तरीके से दें? वो स्वयं में फ्री हैं, वो क्या फ्री देंगे, क्या नहीं देंगे? जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पूछो ना कितना तुमने फ्री दे दिया, और कहाँ से दे दोगे तुम? देखो, एक ऐसी विकृति, मैं कहूँगा आपको कि ये देवभूमि है। और मैं अपने स्वभाव से हटके इन शब्दों को कह रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न पूछ दिया। ये देवभूमि है, यहाँ इस प्रकार की विकृति अगर आ जाएगी तो ये हमारा देवभूमि बहुत खराब वस्तु हो जाएगा। हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, पूरे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, प्राणों की वहाँ बलिदान दे रहा है, जिनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तुम उनको फ्री में बिजली देकर, बिजली में पानी देने का ढाढ़स बता रहे हो। हम तो इनको पाल देंगे, यहाँ के लोग तो इनको जितना फ्री चाहिए होगा हम यहाँ की उत्तराखंड की जनता दे देगी। लेकिन ऐसी विकृति को यहाँ आने से रोकी। ये गंदगी अगर आ जाएगी, इस प्रकार की गंदी मानसिकता यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति होगी। सर, ये उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहते हैं, तो यहाँ से ही जो है बिजली बनकर कई राज्यों में जाती है, तो क्यों ना यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले? आए दिन देखते हैं कि जब भी चाहे किसी की भी सरकार, अभी तक उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस है, जब भी सरकार बनी है तो उन्होंने आए दिन जो है बिजली के दामों को रेट के बढ़ाए हुए हैं, तो क्यों ना उन रेटों को यहाँ पर और कम करके मिलना चाहिए? देखिए अमित जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और क्योंकि आप पूछ रहे हैं, ये देश में व्यवस्थाएं होती हैं, देखो इसको ईमानदारी के साथ स्वीकारना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, हम ऊर्जा प्रदेश है, मैं मानता हूँ यहाँ इतना ऊर्जा का उत्पादन है ना, तो इसमें कुछ भारत सरकार की भी संगठित होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ विद्युत नियामक आयोग की शर्तें होती हैं, उनके हिसाब से चलना होता है। आप हमारे पड़ोसी राज्य में जाइए ना, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, वहाँ अभी हमारी सरकार ने बहुत कुछ सुधार कर रखा है। वहाँ किस प्रकार से विद्युत के बारे में दिक्कत है, मैं आपको ये इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 24 घंटे बिजली रहती हुई, किसी क्षेत्र को छोड़ दिए कहीं कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो 24 घंटे यहाँ बिजली मिल रही है। अरे यार, अभी थोड़ा महंगी हो गई, थोड़ा सस्ती हो गई, ये कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है, व्यवस्था उनका पालन करना पड़ता है। बाकी यहाँ की जनता खुश रहे, यहाँ की जनता संपन्न रहे, और यहाँ की जनता आत्मनिर्भर रहे, मैं इसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि देवभूमि की जनता बहुत देवतुल्य जनता है। ये जो इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करे ना, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, जो यहाँ राज करता है, शासन करता है, हमने मन को साफ रखो, मन में गंदगी मत पालो, अच्छे मन के आधार पर, अच्छे नीति के आधार पर जाओगे तो ईश्वर आपको मदद करेगा। अगर अपने मन में गंदगी पालोगे तो ईश्वर आपका रास्ता रोकेगा। मैं इस बात को मानने वाला, स्वीकारने वाला व्यक्ति हूँ। सर, एक अंतिम सवाल मेरा है कि सरकार बनते ही सबसे प्रमुख कारण आपका क्या रहेगा, और इस जो भी विधानसभा जो रघुनाथ सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल है, इसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट है, और सरकार बनने का कारण होगा सरकार की उपलब्धियां, वो बहुत बड़ा कारण होगा। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ अभी कि इस बार का परिणाम भी ऐतिहासिक होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। ये कोई कितना भी कुछ बोले, आप जनता के बीच में आप जाते हैं, आप पूछ लीजिएगा, वो कुछ लोग जो चिल्लाने वाले लोग होते हैं, सीमित बोले, वो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पूरे प्रदेश में गाल भी रहोगे, आपको पता भी है, जनता मन बना चुकी है। तो माना क्या जाए कि जो लोग जो
जो चिल्लाने वाले जो आप बता रहे हैं, ये क्या जनता भारतीय जनता पार्टी के माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है? अब कर रहे होंगे, उनका अपना ये है सोच, वो ऐसा कर रहे होंगे, कर लेंगे, हमें यहाँ पता क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आईपा से बहुत- जुड़ने के लिए। बहुत- तो ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक कैलाश शर्मा जी, जिन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो यहाँ से विधानसभा पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनके द्वारा जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ अन्य मुद्दों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे किसी और सेक्शन से, और बात होगी प्रगतिशील राजनीति के साथ जन मुद्दों की। आप तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।